सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जैक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 1 को पूरा डीपली से बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है यानी कि चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं एवं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले उसके और थोड़ा सा डीपली जाएंगे, हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, जो आप सभी को 10th में पढ़ना है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों भौतिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसके अवस्था में परिवर्तन हो परंतु उसका गुण एक समान रहे, उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए जल से जो है हम लोग बर्फ बनाते हैं, यानी कि जल को जब है हम लोग फ्रीज में जो है रखते हैं तो बर्फ़ बनता है। तो यानी कि दोस्तों जल हो गया वो द्रव है, और जब हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाता है। अभी था जल, जब हम लोग फ्रिज में नहीं रखे थे तो था वो द्रव की अवस्था में, और जब हम लोग फ्रिज में रख दिए वो बर्फ़ बन गया तो वह बन गया ठोस अवस्था में। यानी कि दोस्तों इसकी अवस्था परिवर्तन हुआ, यानी कि अवस्था में चेंज हुआ, लेकिन इसका गुण एक ही समान रहता है। यानी कि जो जल जो बना वो बर्फ़ जो बना, जल जो बर्फ़ बना वो जो है बर्फ़ तो बन गया, लेकिन दोस्तों वो जल का ही रूप है। मैं और एक एग्जांपल देके आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे कि मान के चलिए हम लोग जब जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जो दोस्तों भाप जो है वो तो वाष्प बन के उड़ गया, यानी कि उसका अवस्था तो परिवर्तन हुआ, वो जो है द्रव से जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन दोस्तों उसका जो गुण है वो उसके अंदर जल ही का है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी भौतिक अभिक्रिया के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया मैं आप सभी को एकदम शॉर्ट एवं सटीक एग्जांपल देने वाला हूं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे दोस्तों जो है लोहे में जंग लगना सबसे सटीक है, इसका एग्जाम्पल है। जैसे दोस्तों लोहे में जो है जंग लगता है, तो लोहा जो है वो ठोस पदार्थ है, इसका अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका जो है गुण अलग होता है। जंग जंग लग गया दोस्तों, इसका गुण जो है अलग हुआ। तो दोस्तों इसके डिफिनेशन होगा वैसी अभिक्रिया जिसके अवस्था में परिवर्तन हो और उसके गुण अलग हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है बुक्स में आप सभी के लिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक टॉपिक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ है अभिकारक। तो दोस्तों अभिकारक किसे कहते हैं आप सभी समझ लें। तो वे तत्व जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। यानी कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं अभिकारक के बारे में। जैसे कि यहाँ ये जो एग्जाम्पल था, ये 2mg और O2, ये जो 2mg और O2 वाला जो एग्जाम्पल था दोस्तों, ये मिलके बना 2MgO। तो दोस्तों इसमें जो है अभिकारक 2mg और O ये दोनों मिलके बनता है अभिकारक। और दोस्तों उसके बाद में और एक चीज़ आप सभी को जानना है कि यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है उत्पाद। तो दोस्तों उत्पाद जो है अब किसे कहेंगे, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि उत्पाद आखिर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ जो अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ दोस्तों ये जो 2mg और O2 मिल के जो है 2MgO बनाया, तो दोस्तों ये दोनों हो गया अभिकारक और ये जो हमारा हो गया ये हो गया उत्पाद। तो दोस्तों उम्मीद करते कि आप सभी को उत्पाद के बारे में समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप चलेंगे आगे की ओर। अब आप सभी जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया की जो है कुछ कुछ विशेषताएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, इसका जब रासायनिक अभिक्रिया होता है यानी कि तो क्या क्या होता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग करते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ का हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं उसका तो रंग में जो है परिवर्तन होता है, उसका अवक्षेप का जो है निर्माण होता है, गैस की उसमें उत्पत्ति होती है, उसका ताप में यानी कि हीट में जो है परिवर्तन होता है और उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। मैं अभी आप सभी को बताया जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो बस उसकी कुछ कुछ विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़। तो दोस्तों अभी मैं आप सभी को अभिक्रिया के बारे में भी बता दिया, भौतिक अभिक्रिया के बारे में भी, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी, आता है आप सभी को समीकरण के बारे में बताने का टाइम। तो दोस्तों अभी आप सभी को मैं बताऊंगा कि समीकरण, तो समीकरण के अंदर जो रासायनिक समीकरण था उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। तो दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिकों को शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा निरूपित करने के उपरांत प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग नीचे जाते हैं, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइन बनता है। दोस्तों एग्जाम में हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग इतना बड़ा एग्जाम्पल देंगे कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइन बनता है। ऐसे लिखना तो जरूरी है, बट बहुत कोई नहीं लिखता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो है एकदम शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि दोस्तों इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसके मिश्रण को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि H2 यानी कि हाइड्रोजन और Cl2 यानी कि क्लोरीन, और दोस्तों 2HCl मिला के, इन दोनों को मिला के जो है 2HCl बना, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के जो है दोस्तों 2HCl बनाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के दोस्तों 2HCl का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन इतना हम लोग लिखे, इतना बड़ा वाला चीज़ जो हम लोग लिखे उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग समीकरण, जिस तरह से आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे उस टाइप्स का फॉर्म में भी साइंस में लिखा जाता है। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के स्थान पर उनका सूत्र देकर लिखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का सूत्र होता है H, क्लोरीन का सूत्र होता है Cl, और जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन का सूत्र होता है 2HCl। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ गया। तो दोस्तों ये जो आप सभी को लकीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, यानी कि हीट डाला जाता है, तब जो है ये 2HCl में यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों मैं अभी आप सभी को बताऊंगा कि जो है आखिर हाइड्रोजन उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्प्रेरक के बारे में भी आप सभी को अभी बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उत्प्रेरक बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पदार्थ की जो है अवस्था के बारे में। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा 9 में कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। लेकिन दोस्तों आपको 10th में और एक यानी कि एक्वस के बारे में, घोल के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को सिंपली एग्जाम्पल CaCO3 के बारे में बता दे रहा हूँ। तो CaCO3 के बारे में बताता हूँ कि आखिर इसमें सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। तो दोस्तों ये CO यानी कि ये जो है कैल्शियम और कार्बन, ये दोनों मिल के जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट बना यही हमारा हो गया एक्वस, यानी कि जिसको बोला जाता है घोल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में भी पता चल गया होगा। अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों अब आता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक हम लोग किसको बोलेंगे। तो अभी मैंने जो आप सभी को बताया कि अभिक्रिया की दर को तेज करता है। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को तेज करना, और दोस्तों अभिक्रिया को होने में सहायता प्रदान करना, यानी कि जो रिएक्शन जो होती है उसको जो है सहायता प्रदान करता है। जैसे कि मैं अभी इस वाले एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। इधर साइड एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आप सभी को, जैसे कि H2 और Cl2 ये दोनों था और ये मिलकर 2HCl बना है। तो दोस्तों इसमें जब हम लोग सूर्य का प्रकाश डालें तब ये बना 2HCl, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है इसमें उत्प्रेरक का काम करता है। यानी कि हाइड्रोजन में जब क्लोरीन हम लोग मिश्रण करते हैं तो ये दोनों का मिश्रण से जो है जब हम लोग सूर्य का प्रकाश यानी कि हीट डालते हैं तब ये बनता है 2HCl, और इसमें दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है काम करता है उत्प्रेरक का। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी उत्प्रेरक के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ा। तो दोस्तों मैंने अभी आप सभी को रासायनिक समीकरण के बारे में डीपली बता दिया। अब दोस्तों इसके भी अंदर और डीपली आप सभी को बताऊंगा कि आखिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है 2 टाइप्स की होती है, एक संतुलित और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाता है इंग्लिश में, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन दोस्तों जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोला जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है किसको कहेंगे। तो चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं, परमाणु तो आप सभी 9 क्लास में पढ़े ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और ये जो है मिल के
2HCl बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी डीपली देख लें यहाँ पे कि हाइड्रोजन की जो है परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है और क्लोरीन की जो है परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे दोस्तों जब रिएक्शन होता है तो इसके बाद देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की परमाणु संख्या 2 है, यानी कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड जो है परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो यही यदि दोनों साइड बराबर रहता है तो वह है संतुलित, और दोस्तों असंतुलित जस्ट उसके अपोजिट है। यदि बराबर नहीं रहता है तो उसे बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसके दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण के जस्ट अपोजिट है। जो दोस्तों जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन यहाँ दोस्तों LHS में तो दोनों साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या 2-2 है, लेकिन दोस्तों इधर साइड देख सकते हैं RHS में दोस्तों देख सकते हैं अभिक्रिया होने के बाद जब जल बनता है तो दोस्तों यहाँ H2O यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, यानी कि ये जो है दोस्तों ये समीकरण जो है असंतुलित है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग संतुलित करने के लिए यहाँ पर यदि हम लोग हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे तो बन जाएगा 2H2O, यानी कि ये अब हो जाएगा संतुलित। तो इसको मैं अभी कुछ नेक्स्ट वीडियो पे जो है मैं और डीपली से बताऊंगा कि आखिर समीकरण को कैसे संतुलित करना चाहिए, उसका मैं और वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों चलिए अभी इतना ही और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब फ्रेंड्स एक आता है हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहेंगे? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी कि दोस्तों हीट एंड ट्रायल विधि जब हम लोग रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया कि H हाइड्रोजन जो है दो गो था और जो है ऑक्सीजन जो है 2 ठो था और इधर साइड भी ऑक्सीजन 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो था। तो दोस्तों इसी तरह से जो हम लोग LHS और RHS को इक्वल करके जो संतुलित करते हैं इसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। इसको क्यों कहते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आप सभी पढ़े होंगे 9th में 10th में 8th में बहुत से जगह में दिया हुआ है, छोटी क्लास में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का के गुणांक का जो है प्रयोग करके हम लोग समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए इसे हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हीट एंड ट्रायल विधि के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला है कि हमें जो है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ टॉपिक्स का यानी कि कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी कि रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को कुछ इन नियमों को ध्यान में रख कर जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो दोस्तों ये नियम क्या क्या है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब हम लोग अभिक्रिया में, पहला है कि जब हम लोग अभिक्रिया में अभिकारकों को संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। तो दोस्तों अभिकारक के बारे में मैंने अभी आप सभी को पहले बताया कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब अभिक्रिया होती है तो संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं अभिकारक को, यानी कि अभिकारक जैसे कि H+O2 ये मिलके H2O बनाया। तो दोस्तों इसमें जो है H और O2 ये दोनों हो गया अभिकारक। तो दोस्तों इसको जो है समीकरण के जो है बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा है दोस्तों कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों दूसरा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है, यानी कि ये जैसे कि फिर मैं आप सभी को बताता हूँ H+O2 ये हो गया अभिकारक। इन दोनों का सूत्र जो है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके बीच जो है धन चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, यानी कि प्लस का प्रयोग हो रहा है। तो दूसरा नियम ये हमें देखना चाहिए कि समीकरण बनाने में ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे समीकरण की ओर। तो दोस्तों तीसरा समीकरण है कि प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि H2O या फिर मान के चलते हैं H2O जो है बनाता है H+O2 ये दोनों के मिश्रण से जो है H2O बनता है यानी कि जल बनता है। तो दोस्तों प्रतिफल भी होता है, बहुत से ऐसे प्रतिफल होते हैं जिनके बीच जो है धन चिन्ह नहीं होता और बहुत से ऐसे प्रतिफल होते हैं जिनके बीच जो है धन चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखकर जो है रासायनिक समीकरण को लिखना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर चौथा क्या है। तो दोस्तों चौथा है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में
समीकरण के दाईं ओर लिखना चाहिए। यानी कि जैसे कि फिर से मैं बताता हूँ, H+O2 ये हो गया अभिकारक, और अभिक्रिया के प्रतिफलों यानी कि जो इसका रिजल्ट हमें मिलता है उसको जो है समीकरण के राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए। यानी कि ये H2O हो गया राइट हैंड साइड, यानी कि इसका हो गया प्रतिफल। तो दोस्तों इसको जो है राइट हैंड साइड में यानी कि दाईं ओर में लिखना चाहिए। उम्मीद करते कि आप सभी को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग, यानी कि ये जो है तीर चिन्ह आप सभी को दिखाई दे रहा है, इसी तरह का तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। बिल्कुल दोस्तों, यदि हम लोग H+O2 फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, H+O2 मिल के जो है H2O बनाता है, तो दोस्तों हमें ये तीर चिन्ह लगाना यानी कि संकेत का चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जो अभिक्रिया जो है यानी कि रिएक्शन जो है किधर हो रही है। मान के चलिए दोस्तों, यदि हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि H2O और फिर तीर चिन्ह इधर देते हैं और H+O2, तो ये तीर चिन्ह हमें बताता है कि आखिर लेफ्ट हैंड साइड में अभिक्रिया हो रही है या फिर राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों उम्मीद करते कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ बताया, जैसे कि मैंने सबसे पहले फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिक्रिया के अंदर भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आती है, भौतिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने बताया कि समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण के अंदर दो रासायनिक समीकरण आते हैं, जैसे कि एक कंकाली रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण के भी बारे में आप सभी को बता दिया, असंतुलित रासायनिक समीकरण के भी उसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद मैंने अभिकारक के बारे में भी डीपली बताया, उत्पाद किसको कहते हैं उसके बारे में बताया, उत्प्रेरक किसको कहते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने दोस्तों ये भी बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होती है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि इधर साइड चलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही डीपली बताया, और ये था पार्ट 1 चैप्टर 1 क्लास 10 NCERT बुक जो है साइंस की, उसका जो है पार्ट 1 था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका दोस्तों मैं और जो है टॉपिक वाइज इसका पॉइंट लाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो एकदम डीपली बताया, और दोस्तों इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ 1000 व्यू का, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको 1K व्यूज़ तक पहुँचा दीजिए, तभी मैं आप सभी को नेक्स्ट पार्ट इसका ला के दूंगा। और कमेंट करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। यदि कहीं समझ में नहीं आया हो तो फिर से कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर अगले वीडियो पे दे दूंगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल को बढ़ावा दें। और दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।